हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है उत्प्रेरक कैटालिस्ट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सवाल यहाँ से अक्सर हर एग्जाम में बनते रहते हैं। तो छोटा भले ही हो लेकिन सवाल अगर बन रहा है तो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो जितना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक या दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर उत्प्रेरक दे रखा है। बाकी सीटी में, एलडीसी में, स्टेनोग्राफर में, इसमें बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल है, पशु परिचय वगैरह, तो उनमें तो ये टॉपिक दे रखा है और एक सवाल यहाँ से बनना फिक्स है। तो यहाँ से जितना आपको पढ़ना है वो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। आपको फिर इधर उधर कहीं से भी और मटेरियल तलाशने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा, 100% गारंटी। ठीक है, तो जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर 100% आप ध्यान देंगे तो यहाँ से सवाल बन जाएगा। और क्लास बहुत ही छोटे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और लिमिटेड मटेरियल है और इतना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आप सबको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे आप, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उत्प्रेरक की परिभाषा, मतलब उत्प्रेरक होता क्या है ना। इसमें पढ़ना क्या है हमें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक की परिभाषा, यानी कि उत्प्रेरक कहते किसे हैं, एक मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर उत्प्रेरक के गुण पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट जिसे कहते हैं, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस 3 पॉइंट में ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको परिभाषा इसकी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। उत्प्रेरक जो है वो परिभाषा एक बार ध्यान से सुनो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर भी कह सकते हैं, इसको वेग भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है, ये आपको याद होनी चाहिए। उत्प्रेरक क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे कई बच्चों ने इस डेफिनेशन को गलत तरीके से रट लिया। वो ऐसे पढ़ते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऐसा कतई नहीं लिखा हुआ है कि वेग को बढ़ा देते हैं, वेग को परिवर्तित कर देते हैं। और परिवर्तन करने का मतलब है ये वेग को बढ़ा भी सकते हैं और वेग को घटा भी सकते हैं, दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। वेग में परिवर्तन करने का मतलब ये थोड़ी होता है वेग बढ़ा देंगे। वेग में परिवर्तन का मतलब है वो वेग को बढ़ा भी सकते हैं और वेग को घटा भी सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में वेग को बढ़ा भी सकते हैं, वेग को घटा भी सकते हैं। तो ऐसे नहीं करके हम एक सिंपल डेफिनेशन इसकी ये दे देते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं या वेग को प्रभावित करते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। समझ गई, परिभाषा बहुत ही सिंपल है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, आपने अपनी जिंदगी में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखी, वहां पे उत्प्रेरक जो होता है वो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, गति को बढ़ाने या कम करने का काम करता है। मान लो कोई रिएक्शन है जो जिसको होने में 10 घंटे का टाइम लगेगा, तो वहां पे अगर आपने उत्प्रेरक डाल दिया तो वो रिएक्शन 2 मिनट में हो जाएगी। या फिर किसी रिएक्शन को आप बहुत धीमे धीमे करवाना चाहते हो और वो रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो उसमें आप उत्प्रेरक डाल दो, वो रिएक्शन धीमे हो जाएगी। तो वेग कंट्रोल करता है उत्प्रेरक, बाकी इसका और कोई काम यहाँ पे नहीं है। एक चीज ही दिमाग में फिट कर लो, उत्प्रेरक मतलब रासायनिक अभिक्रिया का वेग कंट्रोल करेगा, वेग बढ़ाएगा घटाएगा, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उत्प्रेरक ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे इसके गुण। उत्प्रेरक के कुछ गुण हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला गुण, ये स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब उत्प्रेरक का काम है वेग को बढ़ाना या घटाना, स्वयं जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। केमिकल रिएक्शन कोई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो खुद प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं।
उसका काम इतना सा है, स्पीड को बढ़ाना या घटाना, बस। वो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते। दूसरी बात, उत्प्रेरक अभिक्रिया शुरू नहीं करते, अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हो, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इधर होते हैं अभिकारक, अभिकारक जो है वो आपस में क्रिया करके बनाते हैं उत्पाद, और ये जो इसकी स्पीड है बढ़ने की उसको प्रभावित करता है उत्प्रेरक। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो उत्प्रेरक होते हैं ना वो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं करते। उत्प्रेरक का काम रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करना है ही नहीं। हमने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया कि उत्प्रेरक सिर्फ और सिर्फ वेग को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये बात लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, शुरू करने का काम अभिकारक का ही है, यही आपस में रिएक्शन करके उत्पाद बनाएंगे। ये तो सिर्फ उसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। बहुत ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा इसकी चाहिए, बहुत थोड़ी सी मात्रा भी आप डालेंगे तो ये बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। और चौथा एक और इसकी प्रॉपर्टी है, एक विशिष्ट अभिक्रिया हेतु, एक विशिष्ट अभिक्रिया हेतु विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें कोई भी उत्प्रेरक आके बैठ जाएगा ऐसा नहीं है। एक विशिष्ट प्रकार की एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेशल अलग से कैटालिस्ट होता है, वही उस पर काम कर सकता है ना। जो मन चाहे वो यहाँ पे आके काम नहीं कर सकता, उसकी स्पीड में बदलाव नहीं कर सकता। एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको उत्प्रेरक की बताई जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे उत्प्रेरक बता देता हूं, जैसे कि वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करेंगे, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बनेगा वनस्पति घी। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक यूज होता है वो होता है निकल। तो यहाँ पे ये निकल क्या है, आपका उत्प्रेरक। समझ गए मेरी बात को। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने की प्रक्रिया या हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में निकल जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। इसको नोट करिए, फिर हम उत्प्रेरकों के प्रकार पे बढ़ते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, सवाल बन सकता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मिटाओगे इसको। चलिए अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार। तो सबसे पहले हम इसको बांटेंगे अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। एक होता है समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। यह अवस्था के आधार पर हमने इसको बांटा है। समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, ये अवस्था के आधार पर। अब आपको पता है कोई भी पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्था होती है सामान्यतः, ठोस, द्रव और गैस, तीन ही होती है। तो उसी अवस्था के आधार पर बांट रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बात ठोस, द्रव, गैस के आधार पर, कहीं ना कहीं बात अवस्था पे टिकी हुई है, इसलिए तो हमने कहा है अवस्था के आधार पर। तो समांगी उत्प्रेरक जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने चीज आपको पहले क्लियर कर दी कि रासायनिक अभिक्रिया में तीन चीजें होती है। एक होता है अभिकारक, एक होते हैं उत्पाद जो बढ़ते हैं बाद में, और एक होता है उत्प्रेरक। तीन चीजें होती हैं। तो अगर तीनों जो है उनकी अवस्था समान है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तीनों की अवस्था समान है। समान अब कुछ भी हो सकता है, वो ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अवस्था समान होनी चाहिए। अगर समान है तो समांगी उत्प्रेरक, और तीनों की अवस्था समान नहीं है इसका मतलब विषमांगी उत्प्रेरक। इतनी सी बात ध्यान में रखनी, लिख देता हूं मैं, आपको समझ आ जाएगा। अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक, तीनों की अवस्था, भौतिक अवस्था की मैं बात कर रहा हूं, ठोस, द्रव वाली समान होती है। विषमांगी उत्प्रेरक में तीनों की अवस्था समान नहीं होती है, तीनों की अवस्था जो है वो समान नहीं होती।
ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं और भी बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करूँ SO2 प्लस O2 से बनेगा SO3, ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए NO। तो यहाँ पे ये NO क्या है, उत्प्रेरक है, SO3 क्या है, उत्पाद है, SO2 और O2 ये दोनों को दोनों अभिकारक है। तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, और ये क्या है, उत्प्रेरक है। अब तीनों के तीनों देखिए, ये भी गैस कंडीशन में, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में है, और ये भी गैस अवस्था में। सारी की सारी जो यहाँ पे तीनों चीजें हैं अभिकार। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे तो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे 3 चीज कहा, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। हो सकता है कितनी भी चीज, उत्पाद में 1 और होती तो 5 हो जाते। ये दोनों अभिकारक है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, अभिकारक है। यहाँ पे ये उत्पाद है। तो यहाँ पे सारे के सारों की जो है अवस्था किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। सभी की अवस्था मतलब समान है, इसका मतलब ये समांगी उत्प्रेरक होता है, ठीक है। चल, विषमांगी उत्प्रेरक की अभिक्रिया की मैं अगर मैं बात करूं, इसको आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, 2 लगा करके ये संतुलित हो जाए। चलिए इधर मैं बात करूं तो N2 प्लस 3H2 से 2NH3, ठीक है। यहाँ पे N2 क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। अमोनिया क्या होती है, अमोनिया गैस होती है कि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक चाहिए वो होता है फेरस, और ये क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे देखिए गैस गैस सॉलिड, ठीक है, और अमोनिया जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, शायद यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों की कंडीशन क्या है, डिफरेंट है, तीनों की अवस्था क्या है, समान नहीं है, और इस वजह से ये विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ये जो रिएक्शन होती है इसको कहते हैं हेबर प्रक्रम। ये क्या होता है, हेबर प्रक्रम इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये अवस्था के आधार पर हमने उत्प्रेरक को 2 भागों में बांटा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब 2 अलग प्रकार से हम इसको उत्प्रेरक को और बांटेंगे। यहां पे मैं बांट देता हूं इसको। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, और एक होता है उत्प्रेरक विष। ये 2 नाम से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाए, वर्धक मतलब प्रमोटर्स, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेरक वर्धक। और उत्प्रेरक विष का मतलब है जो उत्प्रेरक के लिए विष का काम करे, यानी कि उसकी क्रियाशीलता को घटाए, तो वो हो जाएगा उत्प्रेरक विष। ये बात मैं यहाँ पे लिख दूं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते, और ये उल्टा हो जाएगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटाते। यानी कि जो भी उत्प्रेरक वर्धक है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ाएंगे, यानी कि उसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और उत्प्रेरक विष जो होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं, ठीक है। तो ये भी साथ में मिक्स किए जाते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ठीक है, नोट करिए। फिर हमें एक और आधार जो है उसके आधार पर हम उत्प्रेरक को बांटे हैं, क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। चलिए, क्रियाशीलता के आधार पर, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक को हम 4 भागों में बांटेंगे, वो आप पढ़ लेना, फिर ये हमारा समाप्त है चैप्टर, ठीक है। क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर हम उत्प्रेरक को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक, उसके बाद में आ जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, उसके बाद में आ जाता है आपका स्वत उत्प्रेरक, और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका जैव रासायनिक उत्प्रेरक, जैव रासायनिक उत्प्रेरक, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वत उत्प्रेरक और जैव रासायनिक उत्प्रेरक, ये हमने 4 भागों में उत्प्रेरक को बांटा है। और किसके आधार पर बांटा है, क्रियाशीलता के आधार पर बांटा है। समझ गए मेरी बात को, क्रियाशीलता के आधार पर हमने इसको बांटा है, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है इसी को प्रेरक उत्प्रेरक भी कह सकते हैं, इसको संदमक उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। तो एक ही बात है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव फीडबैक देना, यानी कि संदमन करना, उसको इनहिबिट करना, और ये होता है प्रेरक, यानी कि प्रमोटर्स की तरह काम करता है, ठीक है।
धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है धनात्मक उत्प्रेरक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो बहुत सिंपल है, पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, तो धनात्मक उत्प्रेरक में आप याद रख सकते हैं SO2 प्लस O2 से NO उत्प्रेरक यहाँ पे SO3 बनेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये इसकी एग्जाम्पल है। KClO3 का विघटन, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपके धनात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। ऋणात्मक उत्प्रेरक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका जल का अणु जो टूटता है, सॉरी इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो टूटता है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा 2H2O प्लस O2। ठीक है, तो यहां पे जो उत्प्रेरक होता है वो होता है ग्लिसरॉल। ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसे कहते हैं, H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। वो जो टूटता है तो यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है वो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, मतलब इस अभिक्रिया की दर को, इसके वेग को कम कर देता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना है। अब हमें देखना है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसमें उत्पाद, इसमें अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है। ये चीज आपको समझनी है, यानी कि स्वतः उत्प्रेरक जो है क्या होते हैं, अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वही उत्प्रेरक का काम करेगा। सिंपल है बहुत, लेकिन सवाल आ सकता है स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है। तो जो उत्पाद यहाँ पे बनेगा वही उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि भाई अगर मान लो प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो अब उसको प्रोडक्ट को रोकना है बनाना, तो फिर प्रोडक्ट खुद ही जाकर के वहां पे रोक देता है उसको कि बस अब बहुत हो गया, है ना। तो ये जो काम करता है इसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक। इसके अंदर जो रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है वो ये रख लेना आप, CH3COOC2H5, इसका H2 यानी कि इसका क्रिटिकल ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको बनेगा एक तो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहा जाता है। और साथ में बनेगा इसमें C2H5OH यानी कि एथेनॉल। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, और ये क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, तो ये स्वतः उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है, इसमें जो स्वयं है यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। धनात्मक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और ऋणात्मक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, और स्वतः उत्प्रेरक का मतलब इसमें उत्प्रेरक का काम स्वतः उत्पाद ही करता है, तो वो स्वतः उत्प्रेरक। फिर एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताए, वो आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक उत्प्रेरक के बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अलग से करने की कोशिश करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक को पढ़ेंगे, जैव रासायनिक उत्प्रेरक को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाऊं, चलिए। ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, एक बार आप देखेंगे एक बार में समझ आ जाएगा। जैव रासायनिक उत्प्रेरक, देखो उत्प्रेरक क्या होता है, मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को या वेग को जो परिवर्तित कर देते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैव रासायनिक उत्प्रेरक, मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित जो करेंगे वो जैव रासायनिक उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक। समझ गए मेरी बात को, बहुत सिंपल। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो परिवर्तित करते हैं उसे उत्प्रेरक, और जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो परिवर्तित करेंगे उसे जैव उत्प्रेरक। बस इतनी सी बात है। जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित या परिवर्तित, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक, अब आप कहेंगे सर जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया नॉर्मली जो सजीव के बाहर जो कुछ भी अभिक्रिया चलती है
आप जो कुछ भी बाहर जो रिएक्शन चल रही हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन से जल बनता है, या कुछ भी और भी बाहर जितनी भी चल रही है, वो सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन किसी जीव के अंदर अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो उसे हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी जीव के अंदर, चाहे वो मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है। तो पाचन में हम कार्बोहाइड्रेट को छोटे अणु में तोड़ते हैं, प्रोटीन को हम अमाइनो एसिड में तोड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। लेकिन चूंकि ये जीवों के अंदर हो रही है तो इसका मतलब ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और अब जीवों के अंदर हो रही है तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक काम करेंगे वो क्या करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, जैव उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एंजाइम ही जैव उत्प्रेरक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम ही जैव उत्प्रेरक होते हैं। अब जैव उत्प्रेरक का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है। आपके शरीर में जितनी भी पाचन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, तो वहां पे एंजाइम जो है वो काम करता है। और एंजाइम क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक जो होता है वो कौन होता है, एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए, अब यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब आप कहेंगे सर एंजाइम की पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान करने की एक ट्रिक है, अंत में एज लगा रहता है, अंत में एज होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइपेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे जैसे कि माल्टेज, जिसके भी लास्ट में आपको एज लिखा हुआ मिल जाए मतलब वो एंजाइम है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान करने की ट्रिक है। एंजाइम जितने भी होते हैं प्रोटीन से निर्मित होते हैं। एक आपका एक्सेप्शन है, वो भी आप याद रख लो, राइबोजाइम। राइबोजाइम भी एक एंजाइम है लेकिन ये प्रोटीन से नहीं बना होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पर। ठीक है, अब कुछ एंजाइम मैं आपको बता रहा हूं जो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। तो सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। तो इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो तोड़ने का काम करता है वो होता है इन्वर्टेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज। समझ गई मेरी बात को। तो यहाँ पे इन्वर्टेज, इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, एज आ रहा है। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, एज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेज आ रहा है। उसी प्रकार में अगर मैं बात करूं माल्टोज की, उसकी प्रकार अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, तो माल्टोज में क्या होते हैं, 2 ग्लूकोज अणु होते हैं। तो इसको कौन तोड़ेगा, सिंपल, माल्टोज है तो इसको माल्टेज कर दीजिए। लैक्टोज है तो यहाँ पे एंजाइम तो लैक्टेज होगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और होगा यहाँ पे एक तो ग्लूकोज एक गैलेक्टोज। ये एंजाइम आपसे पूछा जा सकता है कि इस अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 3 रिएक्शन हो गई और बताते हैं। चलो, एक आपको ये समझना है C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल होता है। किण्वन की अभिक्रिया आपने सबने सुन रखी होगी, उससे भी क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ पे आपको चाहिए जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए, जाइमेज। इसे किण्वन की अभिक्रिया कहते हैं, एथेनॉल से ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके अंदर, ये सारी रिएक्शन हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है। तो यहाँ पे भी क्या एंजाइम चाहिए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये आपने नाम सुन रखा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड है, तो ये क्या है, एक फैट है। ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ये टूटेगा। यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वो होता है लाइपेज। ठीक है, और क्या बताया मैं आपको, चलो ये तो बहुत है, एक और लिख लेते हैं, यूरिया। यूरिया, यूरिया से क्या बनता है, एक तो बनता है अमोनिया, एक बनता है CO2। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वो होता है यूरिएज। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। मतलब एक जीवों के शरीर के अंदर जो घटित होने वाली अभिक्रिया है उसे हम जैव रासायनिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
ये सारी की सारी अभिक्रिया जो जीवों के शरीर में होती है उसे हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उसको जो प्रभावित करते हैं उत्प्रेरक उसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जैव उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे उत्प्रेरक वाला जो है टॉपिक समाप्त होता है। बहुत सिंपल है। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले उत्प्रेरक की परिभाषा पढ़ी। मैंने कहा परिभाषा में केवल इतना ध्यान रखना कि जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, और परिवर्तन करने का मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी बात मैंने इसके गुण बताए आपको। तीन ही चीजें मैंने आपको बताई कि पढ़ना हमें, पहले परिभाषा, फिर इसके गुण इसके अंदर क्या थे? सबसे पहला गुण हमने, यह स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक हमें चाहिए, और एक पॉइंट शायद हमने और पढ़ा था जो हम मिस कर रहा हूं। उसके बाद मैंने इसके प्रकार बताए, अवस्था के आधार पर समांगी और विषमांगी। समांगी वो है जिसमें तीनों की अवस्था समान, विषमांगी में तीनों की अवस्था समान नहीं होती है। फिर मैंने कहा क्रियाशीलता के आधार पर चार प्रकार के, धनात्मक जो वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक जो वेग को कम कर देते हैं, स्वतः उत्प्रेरक जिसमें उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम करता है। फिर एक एक एग्जाम्पल हमने उनके देखे, और सबसे लास्ट में हमने देखा जैव उत्प्रेरक, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया जीवों के शरीर में होती है उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया, और उसको जो उत्प्रेरक प्रभावित करते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। फिर मैंने कहा जैव उत्प्रेरक जो होते हैं वो कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। और एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम की पहचान क्या है? इसके अंत में एज लगा होता है। फिर कुछ रिएक्शन, जैव रासायनिक रिएक्शन जो है मैंने आपको बताई, और उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं उसके भी नाम मैंने आपको बताए। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सवाल यहाँ से 100% फंसने की गारंटी है। ठीक है, तो ये आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आपको पसंद बहुत ज्यादा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट में मुझे बताएंगे कैसा लगा आपका वीडियो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते किसी अगले वीडियो।